नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस चैनल में। आज मैं आपके सामने कोशिका विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया हूं और कुछ उसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने लेके आया हूं और उस प्रश्नों के साथ और उसके उत्तर भी लेके आया हूं। पहला नंबर तो मैं ये बता दूं कि आपके सामने ये जो लिखे हुए प्रश्न उसके उत्तर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं हट जाऊँगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले आप क्या करेंगे, जितना मैं इसको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। पूरा वीडियो पूरा देखेंगे आप लोग, तभी आप लोग की चीज़ें समझ में आएंगी। मैं कोशिका पढ़ा चुका हूँ और उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे कई जगहों पर कमेंट किया गया है कि सर इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप बनाइए। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें फिर कम ही प्रश्न ही मतलब हो पाएंगे। मैं अधिक से अधिक प्रश्न आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने इसको वन लाइनर में और उसके सामने आंसर लिख के आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, मैं इसको बताता जाऊँगा, जब उसको सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आप इसको देखेंगे नहीं, या फिर अगर नोट करें तब तो याद हो जाएगा आपको, और नोट करेंगे नहीं, आपके मोबाइल में नहीं पढ़ा रह जाएगा, फिर आप उसे देखेंगे नहीं। इसीलिए एक बार इसको देख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि आपको रिवीजन करना है। और ये सभी के सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इसको अभी आप सुनेंगे पूरा वीडियो तो आपको लगेगा कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको गेन हुई है, मगर जब पूरा वीडियो सुनेंगे तब। ठीक है ना, बहुत चीज़ें आपको यहाँ पता भी होंगी तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत चीज़ें नहीं पता होंगी तो वो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। कोशिका विज्ञान संबंधित प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न जो आपका बनना है, सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। याद करना है आपको। कोशिका में राइबोसोम्स होते हैं। मैंने आप पूरा वीडियो देखिएगा, पुराना वीडियो जो है आपका जो कोशिका के ऊपर बनाया गया है उसको आप लोग पूरा देखिएगा। उसमें क्या है, सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं, डिटेल में बताएगी, हर चीज़ समझाएगी, क्या कौन सा कोशिकांग है, क्या कार्य करता है, सब चीज़ें बताई गई हैं वहाँ पर। ठीक है, लेकिन जब प्रश्न के रूप में आएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से चीज़ें तैयार हो जाती हैं, इसलिए मैंने इसको वीडियो बनाया है आपके लिए। कोशिका में राइबोसोम्स की अनुपस्थिति में क्या नहीं होता है? अब देखिए प्रश्न घुमा के आ गया यहाँ पर। तो राइबोसोम्स करता क्या, आपको ये पता होना चाहिए। जब आपने वीडियो ढंग से देखा है पुराना वीडियो तो आपको ये चीज़ें तैयार होंगी। तो राइबोसोम्स की अनुपस्थिति, अगर कोशिका के अंदर राइबोसोम नहीं है तो क्या होगा? प्रोटीन क्या नहीं होगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। यानी कि इससे हमको ये पता चल जाता है कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। नेक्स्ट बिंदु आते हैं पूरा ध्यान से सुनिएगा सभी प्रश्नों को मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा, उसमें आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी मिलती रहेगी। मैं उसको किस तरह समझा रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? भोजन का ऑक्सीकरण करना। अच्छा ठीक है, जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है कि भोजन का ऑक्सीकरण होने पर क्या होता है कि एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं ना। तो मतलब कि ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य कौन कर रहा है? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। और भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो भोजन का ऑक्सीकरण करने का काम कौन कर रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, और ऑक्सीकरण कर रहा है। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है वीडियो के अंदर। ठीक है, पादप कोशिका का बाहरी, अब पादप कोशिका की बात कर ले रहे हैं यहाँ पर। तो पादप कोशिका है, उसके ऊपर दो लेयर होती है। पादप कोशिका मान लिए एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी। तो जो बाहरी लेयर वो क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कोशिकीय श्वसन। अब इंपॉर्टेंट है, देखिए कोशिकीय श्वसन की बात कर रहा है, का सक्रिय स्थल कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो कोशिकीय श्वसन का कार्य कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। अभी आपको एक बार पूरा ऑक्सीकरण के पूरी इक्वेशन के साथ और श्वसन की क्रिया के पूरे इक्वेशन के साथ आपको समझाएंगे। पूरा अलग वीडियो उसका होगा, वो पूरा अंदर की जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये सब चीज़ें कैसे होती है उसको भी डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको याद करना है यहाँ पर। ठीक है, तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अवर्णीय लवक पाए जाते हैं कहाँ? जड़ों की कोशिकाओं में। अब मैंने आपको कल लवक के बारे में बताया था, आपने पुराना वीडियो देखा होगा लवक वाला, तो वहाँ भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो मैंने वहाँ अच्छे से बताया हर चीज़, हर लवक के बारे में, हर प्लास्टिड के बारे में मैंने आप लोग को अच्छे डिटेल में बताया है। ठीक है ना, वो वीडियो देखेंगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर्टिकुलर एक प्रश्न के अवर्णीय लवक आप समझेंगे। अवर्णीय लवक जिसमें कोई लवक नहीं होता है, जो कोई रंग प्रदान ना कर सकता हो पौधे के अंदर। तो क्या वो जड़ों का रंग कैसा होता है? बिल्कुल देखते होंगे सफ़ेद होता है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है? अवर्णीय लवक होते हैं वहाँ पर। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कहाँ है? हरी पत्तियों में पाया जाता है, तो वहाँ क्लोरोफिल होता है। ठीक है,
अगर हम लोग क्रोमोप्लास्ट की बात करें, जो विभिन्न प्रकार के रंग देने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे नारंगी रंग दे दिए, गुलाबी रंग दे दिए, फूल पत्तियों में जो पाया जाता है, तो वो क्रोमोप्लास्ट होते हैं। वैसे ये क्या होते हैं, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं, ये अवर्णीय लवक के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए होते हैं, अवर्णीय लवक के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए फिर देखिए, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, उसे बोलते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम के बारे में मैंने आप लोग को बताया है। लाइसोसोम क्या कर रहा है, कोशिका के अंदर क्या, कोशिका क्या करता है, जो लाइसोसोम, यहाँ देखिए लाइसोसोम, कोशिका के अंदर लाइसोसोम है एक, तो लाइसोसोम कर क्या रहा है, पहले ये समझ लीजिए हल्का सा। तो लाइसोसोम करता क्या है कि भोजन का पाचन कर रहा है। अब यहाँ देखिए भोजन का पाचन करने की बात कर रहे हैं, भोजन का पाचन कर रहा है। ठीक है, और भोजन का पाचन करने के लिए क्या होंगे, कुछ एंजाइम निकलेंगे, कुछ एंजाइम होंगे जो पाचन करेंगे। ठीक है, और जो हानिकारक तत्व होंगे उनको नष्ट करते चलेंगे। ठीक है, तो पाचन करते करते कभी कभी क्या करते हैं, ये लाइसोसोम कोशिका का ही पाचन कर लेते हैं, मतलब कोशिका को ही डैमेज कर देते हैं, उसका अपघटन कर देते हैं। ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को। ठीक है, चलिए आइए, गाल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है, तो श्रावण है, मतलब श्रावण करता है, मतलब कि कुछ एंजाइम्स का श्रावण करने में गाल्जी काय की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, तो गाल्जी काय कहाँ पाया जाता है, उन अंगों में पाया जाता है, हमारे बॉडी के अंदर उन अंगों में पाया जाता है जहाँ पर क्या होते हैं, एंजाइम्स या हार्मोन्स का सिक्रीशन होता हो। ठीक है, जैसे कि हम बात कर ले अमाशय की, तो अमाशय में जो अमाशय की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर गाल्जी काय पाया जाता होगा। ठीक है, तो पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद भी करते चलेंगे आप। वहाँ कोशिका का, अगर आपने कोशिका का वीडियो पूरा देखा है तो जब मैं इसको बता रहा हूँ तो आपको वो जल्दी दिमाग में जाएगा, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने वीडियो नहीं भी देखा है तो मैं उनको हल्का हल्का बता भी दे रहा हूँ। अब इस पूरा वीडियो का एक एक प्रश्न क्या उसको याद कर लीजिए, तो आपका परिचय प्रश्न इतने में से ही फंस जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आइए, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ध्यान देंगे, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, फिर लिखिए, चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता, प्रोटीन संश्लेषण कार्य नहीं होता। कौन सा कार्य नहीं होता, प्रोटीन संश्लेषण कार्य नहीं होता है। ध्यान देंगे, कोशिका का रसोई घर अलग है, कोशिका का पावर हाउस अलग है। ठीक है, रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हैं, वही लवक की बात कर रहे हैं हम वहाँ पर, क्योंकि क्या करता है, वहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है और पत्तियाँ क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन का निर्माण करती हैं पौधों के लिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट क्या पादप कोशिकाओं से संबंधित है। ठीक है, चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा कौन सा कार्य नहीं होता। अब चिकने मैंने आपको बताया था कि कोशिका होती है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के चारों तरफ क्या होते हैं कि अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बिंदी शेप में देखेंगे तो ये दाने दाने होते हैं जो लगे होते हैं, उसको बोलते हैं राइबोसोम चिमके होते हैं। और कुछ होते हैं जो सादे होते हैं, मतलब कि उस पर किसी प्रकार के राइबोसोम नहीं पाया जाता, उनको बोलते हैं चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो ये कौन सा कार्य नहीं कर पाएंगे, जिस पर राइबोसोम पाया जाएगा वही प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि राइबोसोम कर क्या रहा है, राइबोसोम की अनुपस्थिति में क्या नहीं होता, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता। इसका मतलब राइबोसोम करता क्या होगा, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता होगा, अगर नहीं है तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। अब यहाँ पर चिकने अंतःप्रद्रव्य जालिका कह रहे हैं हम लोग, तो चिकना अंतःप्रद्रव्य मतलब उसके ऊपर राइबोसोम नहीं चिपका हुआ है, जो खुरदरा होगा उसके ऊपर राइबोसोम चिपके वही प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। मतलब चिकना अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं करेगा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन का आंसर तो एक ही है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग हो गया है। ठीक है, जब आप कोशिका की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्लियर हो गया होगा आप लोग को। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो अल्टमैन ने की थी। लाइसोसोम का कार्य क्या है, अब देखें, लाइसोसोम अंतःकोशिकीय पाचन। देखिए मैंने क्या कहा था आपसे कि लाइसोसोम क्या कर रहा है, भोजन का पाचन कर रहा है, तो अंतःकोशिकीय पाचन कर रहा है। ठीक है ना, कोशिका भित्ति होती है, पारगम्य होती है। अब देखिए मैंने कहा ना कि ये मान लीजिए पादप की क्या है, कोशिका है, उसकी जो बाहरी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली से कोशिका भित्ति कर, अंदर कोशिका झिल्ली पाई जा रही है, तो ये पारगम होती है। और जो अंदर की झिल्ली, जिसे झिल्ली बोलते हैं कोशिका झिल्ली, वो अर्ध पारगम में होती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति कैसी होती है, पारगम में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था आपको, तो यहाँ पे देखे होंगे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपका बना था। ठीक है, तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक, क्रिस्टी कहलाता है। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो पुरकुंजे ने किया था। याद करेंगे, ये फैक्ट है, बिल्कुल याद। जीवद्रव्य क्या होता है, जीवद्रव्य के अंदर कई चीज़ें होती हैं, मैंने आपको बताया था। जीवद्रव्य को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं इंग्लिश में।
और इस शब्द का प्रयोग प्रोकुंजे ने किया था। और जीव द्रव के अंदर 3 पार्ट, मतलब कि आपके कोशिकांग होते हैं और केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य होता है। तो इतनी चीज़ें मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज़ मैं बार बार बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में बताया, फिर यहाँ भी बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को। फिर देखें कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य, देखिए फिर जीव द्रव्य आ गया। जीव द्रव्य कहलाता है क्या, देखिए मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग जो उसके अंदर और पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है, केंद्रक हो गया, ये सभी जितने अंग पाए जा रहे हैं उसके अंदर, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब जीव द्रव्य, ये सब क्या कहलाते हैं, जीव द्रव्य मतलब कि आपके कोशिकांग कहलाते हैं। तो वो भी क्या है, जीव द्रव्य का हिस्सा ही है। ठीक है, फिर देखिए कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है, तो ये एक फैक्ट है, बिल्कुल याद करिएगा कि कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, तो हैदराबाद में है। ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है कहाँ पर, अर्धपारगम, मतलब कहाँ होती नहीं, सॉरी, कोशिका झिल्ली होती क्या है, कैसी होती है, अर्धपारगम होती है। मैंने अभी आपको बताया कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति कोशिका के बाहरी आवरण होता है, कोशिका झिल्ली क्या होता है, उसका अंदर दूसरी लेयर होती है, अंदर की तरफ वाली लेयर होती है जो कि अर्धपारगम में होती है। फिर देखिए न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है, हम जानते हैं कि केंद्रक के अंदर डीएनए आरएनए पाया जाता है, आनुवांशिक लक्षणों को प्रकट करने के लिए होता है, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने के लिए डीएनए होता है। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस को छोड़ दें तो कहाँ पाया जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा। इसको याद करिएगा, बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अब अन्य प्रश्न के ऊपर आते हैं, चर्चा करते हैं। देखें श्वसन तथा उत्सर्जन कैसी क्रिया आती है, अगर श्वसन क्रिया हम कर रहे हैं या उत्सर्जन की क्रिया हो रही है तो कैसी क्रिया है, यह अपचायक, उपचायक नहीं, अपचायक क्रिया, इसे बोलते हैं कैटाबोलिक। ठीक है ना, कटना, ठीक है, कैटाबॉलिक मतलब टूटना होता है, छोटे छोटे पार्ट में टूटना होता है, उसे बोलते हैं श्वसन उत्सर्जन क्रिया। वायरस का बाहरी आवरण किसका बना होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। ध्यान रखेंगे, वायरस का जो बाहरी आवरण होता है प्रोटीन का बना होता है। और वायरस क्या होता है, निर्जीव होता है। कैसे होता है, निर्जीव होता है, उसमें कोई जानवर नहीं होती जब तक वो लिविंग सेल के संपर्क में ना है। जब लिविंग सेल के संपर्क में आता है तभी वो जीवित होता है, तभी व्यक्ति को बीमार कर सकता है वो। ठीक है, फिर आते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या है, बैक्टीरियोफेज शब्द टर्मिनोलॉजी कहीं आ जाती है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया से संबंधित कुछ है, मगर फेज भी लगा है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस के जीवाणुओं पर निर्भरता, मतलब कि ये ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं पर ही निर्भर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस पर निर्भर करते हैं, जीवाणुओं पर ही, मतलब जीवाणुओं के ऊपर ही जीवित रह सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है, अपना जीवित रह सकते हैं, तो उसमें बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। पोलियो का टीका किसने खोजी, सॉविन ने खोजा था, ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, पोलियो का टीका सॉविन ने खोजा था। फिर देखिए पशुओं में रिडर पेस्ट कैसे फैलता है, पशुओं में रिडर पेस्ट कैसे फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है। याद रखिएगा, पशुओं में रिडर पेस्ट कैसे फैलता है, ये एक बीमारी है जो कि वायरस के द्वारा फैलता है, याद करिएगा, फैक्ट है। उत्परिवर्तन का जनक, उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन के जनक कौन कह रहे हैं, ह्यूगो डी ब्रीज है। आप लोग इसको पढ़ते भी होंगे, बहुत लोगों ने सुना भी, बहुत लोग नहीं सुने, तो याद कर लीजिए। उत्परिवर्तन में म्यूटेशन होता है, मतलब कि हमारी जीन में या किसी जीव जंतु के जीन में अचानक से परिवर्तन हो जाए, अचानक से परिवर्तन हो जाए, मतलब कि एक परिवर्तन का एक सीक्वेंस होता है, लेकिन उस सीक्वेंस को फॉलो ना करके क्या होता है, अचानक से कोई नई स्पीसीज का जन्म हो जाए, ठीक है, तो इसे उत्परिवर्तन बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। इसे ह्यूगो डी ब्रीज ने खोजा था। आदि मानव तथा पौधों के मध्य संबंधों का अध्ययन इथनोबॉटनी में क्या हुआ, इथनोबॉटनी, आदि मानव तथा पौधों के मध्य संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, इथनोबॉटनी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कवक की कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका भित्ति, अब हम बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है। ठीक है, तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वो काइटिन की बनी होती है। याद देखिएगा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, याद कर लीजिए। ठीक है, फिर आइए, कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई बताई है। जो कैरोलस लिनियस थे इन्हें वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है ना, किसको, कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। तो कितने वर्ग, मतलब कितनी इकाई मानी, किस आधार पे ये वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं 6 इकाई मानी, कौन सी, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन में क्या जाति वंश ही दे रखा हो तो बाकी नहीं देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, जाति वंश भी दे देते हैं ऑप्शन में, सिर्फ पूरा नहीं देते हैं, मगर कितनी इकाइयाँ मानी उन्होंने, तो 6 इकाइयाँ मानी। कितनी इकाइयाँ मानी, 6 इकाइयाँ मानी। और सबसे छोटी इकाई कौन सी, जाति, सबसे छोटी इकाई कौन सी, जाति होती है। जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, फिर गण, फिर वर्ग, फिर संघ। ठीक है, इस तरह से कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण के लिए इतनी इकाइयाँ बताई, इतनी इकाइयाँ बनाई, जिससे क्या कर सके, जंतुओं का क्या कर सके, जीवों का क्या कर सके, वर्गीकरण कर सकें। ठीक है ना, तो ये चीज़ें, तो वो पौधों के लिए भी लागू होता है और जीव जंतुओं के लिए, मतलब जंतुओं के लिए भी लागू होता है। ठीक है ना, मतलब बॉटनी और जूलॉजी दोनों में ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इनकी वर्गीकरण के सिद्धांत को। ठीक है ना, तो इस तरह से इन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।